गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों हमारी फिजिक्स की क्लासें चल रही हैं और फिजिक्स में दोस्तों आपका टॉपिक चल रहा है साउंड एंड वेव्स, यानी दोस्तों ध्वनि और तरंग, जिसमें दोस्तों आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ध्वनि और तरंगों से रिलेटेड। और यानी दोस्तों हमारी लास्ट वीडियो है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कल मैंने ये वीडियो डालने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, किसी टेक्निकल इशू की वजह से दोस्तों ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों दोबारा से मुझे ये सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ी हैं। तो आप ये ना समझें कि कल वीडियो क्यों नहीं डली, तो बस यही मेरा टेक्निकल इशू था दोस्तों। कुछ पता नहीं क्यों नहीं डली। हालांकि मैंने वीडियो अपलोड की थी, अपलोड भी हुई थी, 100% तक पहुंचा था मामला, प्रोसेसिंग में भी 100% लगा था। लेकिन दोस्तों 100% के बाद तो ऑटोमेटिक ही डिलीट कर दी गई। तो इस पता नहीं दोस्तों क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो टेक्निकल इशू था। लेकिन दोस्तों दोबारा से मैंने सारी चीज़ें तैयार की हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँच सके। और दोस्तों देखिए, एक वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूँ ग्रुप डी वैकेंसियों के आधार पर। जो आपका टोटल फॉर्म डाटा जो है दोस्तों आरआरबी की तरफ से जो है डाला गया है आरआरबी की साइट पर, जिसमें बताया गया है कि दोस्तों 1,08,00,000 के समथिंग कुछ इतने फॉर्म जो हैं अप्लाई किए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है और उस वीडियो से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आप जाकर दोस्तों उस वीडियो को देखें एक बार कि हेल्प क्या मिलेगी। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए बता देता हूँ कि दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है। ठीक है, किस प्रकार की तैयारी करनी है, किस प्रकार का कंपटीशन आपका रहेगा, और क्या जो है दोस्तों परसीट कंपटीशन है आपके जोन में और आपकी कैटेगरी में। ऐसा नहीं है दोस्तों मैं जोन वाइज वहाँ पर जो है परसीट कंपटीशन बताया हो, वहाँ पर मैंने जोन वाइज, जोन के साथ साथ दोस्तों कैटेगरी वाइज भी बताया है। हर जोन का, हर कैटेगरी का, जैसे आपका मान लीजिए दोस्तों अजमेर जोन है, अजमेर में SC ST OBC EWS और UR सभी का दोस्तों कैटेगरी वाइज भी परसीट कंपटीशन मैंने वहाँ पर बताया, ताकि दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपके जोन में, आपकी कैटेगरी में आपका क्या कंपटीशन और किस प्रकार की तैयारी आपको करनी है, कितनी नहीं करनी। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक है दोस्तों साउंड एंड वेव्स, जिसमें हम लास्ट वीडियो हम करने वाले हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रकाश के परावर्तन पर आधारित घटना है, यानी प्रकाश के परावर्तन पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करती हैं। तो जिसमें पहला है दोस्तों इको, यानी दोस्तों प्रतिध्वनि। एक होता है दोस्तों आपका अल्ट्रासोनोग्राफी, एक होता है दोस्तों सोनार, और एक होता है स्टेथोस्कोप। तो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों आपका अल्ट्रासोनिक, और सोनार और स्टेथोस्कोप प्रतिध्वनि भी करता है, यानी इको जिसे हम कहते हैं। तो इको का रिलेटेड है दोस्तों हमारी साउंड से। जिस प्रकार से दोस्तों प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी प्रकार से दोस्तों ध्वनि का भी परावर्तन होता है। तो वही हम समझेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इको कहते हैं दोस्तों कि किसी, जैसे आप बोलते हो किसी खाली रूम में जाना और वहाँ पर आप आवाज़ लगाओगे किसी को, तो आपकी आवाज़ खुद आपको सुनाई देगी दोस्तों कुछ सेकंड बाद। ऐसा क्यों दोस्तों? परावर्तन के कारण। यानी दोस्तों जो आपकी ध्वनि है वो उस रूम की दीवारों से टकराकर दोबारा से आपके कान में जो है लौट कर आती है, और यही दोस्तों परावर्तन कहलाता है। तो चलिए दोस्तों इस चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका इको, यानी दोस्तों प्रतिध्वनि। जिसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, अगर एक खाली हॉल में खड़े हो जाओ और कुछ बोलो तो थोड़ी देर बाद हम अपनी आवाज़ को प्रतिबिंबित करते हैं, यानी दोस्तों सुनते हैं, और हम अपनी आवाज़ को गूंजा हुआ महसूस करेंगे, यानी दोस्तों सुनेंगे। और जब ध्वनि तरंगों के परावर्तन के बाद ध्वनि दोहराई जाती है, इस गूंज को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, गूंज, यानी दोस्तों प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब है दोस्तों इको। और शांत सतह में ध्वनि अवशोषित कर ली जाती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसीलिए जब ध्वनि लंबी ईंट की दीवार या एक चट्टान की तरह या कठोर सतह से परिलक्षित होती है, तो हम आवाज़ को प्रतिध्वनि के रूप में सुनते हैं। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी की गणना, यानी कितनी दूरी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, दो व्यक्ति हैं आप, और आप एक दूसरे से बातें कर रहे हो, ठीक है,
तो आपको उसकी आवाज़ सुनने में और उसको आपकी आवाज़ सुनने में जो है दोस्तों जो समय अंतराल होता है आपके कान का ध्वनि सुनने का आपके द्वारा, वो होता है दोस्तों 1/10 सेकंड या फिर दोस्तों 0.1 सेकंड जिसे हम कह सकते हैं। तो दोस्तों दो ध्वनियों को अलग से सुनने के लिए मानव के कानों में 1/10 सेकंड का अंतराल होना चाहिए, एकदम क्लीन अगर आपको आवाज़ सुननी हो तो। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। और इसीलिए ताकि हम मूल ध्वनि को सुन सकें और ध्वनि को प्रतिबिंबित कर सकें यानी पहचान सकें, यानी दोस्तों अच्छी तरह से सुन सकें, ऐसा तभी संभव है जब दो व्यक्तियों के बीच का अंतराल 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड हो। और आपको याद रखना है दोस्तों कि 25 डिग्री के तापमान पर हवा में एक गूंज सुनने के लिए ध्वनि प्रतिबिंबित सतह से दूरी जो है दोस्तों 17.3 मीटर होनी चाहिए और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 16.6 मीटर। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि आपका 22 डिग्री, जैसे 25 डिग्री है, 0 डिग्री है, इसी प्रकार से दोस्तों आपका 22 डिग्री पूछा जाता है, 20 डिग्री पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर हमारी जो ध्वनि का वेग जो होता है ना दोस्तों, उसमें 0.61 की वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए दोस्तों जैसे आपका 22 है और ये 25 है, तो 22 से 25 करना है तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड घटेगा। 3 का गुणा आप यहाँ पर कर दीजिए 3 3 6 18। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 1.83। अब 1.83 को इसमें से घटा दीजिए आप, तो ये 21 तो 1 बचा। ठीक है, सीधा सीधा तो 20 पॉइंट कुछ आएगा दोस्तों। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों 1 मिनट, जो हमारी ध्वनि की स्पीड जो होती है दोस्तों साउंड की, वो होती है 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 0.61 की वृद्धि होती है। तो आपसे पूछा जाए कि ध्वनि का जो वेग होता है वो कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 332 होगा। 332 में से आप जैसे आपका 25 है तो आप जैसे कि ये 61 है, 361। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसका इसमें से घटा दीजिए आप, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का निकल कर आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। यही दूरी के परावर्तन के तापमान के रूप में बदल जाती है। यह दूरी वायु के परावर्तन के तापमान के रूप में भी बदल जाती है और इस प्रकार ठंड के दिनों की तुलना में गर्मियों में प्रतिध्वनि अधिक होगी। और पानी में प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 275 मीटर 275 मीटर होनी चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। और ये चीज़ें समझ में आ रही हो तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब बात करते हैं दोस्तों ध्वनि के अनुरणन के बारे में, यानी दोस्तों रिवर्बरेशन के बारे में कि रिवर्बरेशन क्या होता है, अनुरणन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है और इसमें बताया गया है कि अनुरणन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों किसी बड़े हॉल में ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि निर्बंध जो होता है, या फिर दोस्तों ध्वनि जो हमें स्पष्ट सुनाई नहीं देती है, उसे ही हम दोस्तों कहते हैं अनुरणन यानी दोस्तों रिवर्बरेशन। ठीक है दोस्तों, और अगला पॉइंट आपको याद रखना है, जब एक बड़े हॉल में भाषण या कोई संगीत आदि का प्रोग्राम चल रहा है तो दीवारों से ध्वनि का परावर्तन होने लगता है और इसके कारण इको यानी बहु प्रतिध्वनि यानी बहुल परावर्तन पैदा हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों हमें जो है मूल ध्वनि जो है दोस्तों वो हमें साफ सुनाई नहीं देती है। किसके कारण दोस्तों? बहु प्रतिध्वनि के कारण जो मूल ध्वनि है वो स्पष्ट सुनाई नहीं देती है और इस घटना को हम कहते हैं दोस्तों अनुरणन। ठीक है, तो अनुरणन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अनुरणन को कम करने के तरीके, कि अनुरणन को कम कैसे किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवनों की छतों या दीवारों या सीटों के गद्दों में पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों दीवार पर संपीड़ित फाइबर बोर्ड उपयोग किए जाते हैं, खुरदरे प्लास्टर गद्दे पर्दे लगाए जाते हैं, सीटों की गद्दों में कॉयर या रुई लगाई जाती है, फर्श पर कॉयर के बने कारपेट यूज किए जाते हैं। तो ये यूज क्यों किए जाते हैं दोस्तों दीवारों पर?
आपने कभी बड़े बड़े हॉलों में देखा होगा, बड़े बड़े सम्मान समारोह जो होते हैं दोस्तों, विवाह होते हैं, शादियाँ जो होती हैं, उनमें आपने देखा होगा कि आप जब स्टेज वाले रूम में जाते हो ना, जहाँ पर दुल्हन और दूल्हा जो होते हैं जिस सीट पर बैठे उसके चारों उस हॉल में आपने देखा होगा दोस्तों बड़े बड़े पर्दे लगे हुए होते हैं। क्यों लगे हुए होते हैं? ताकि दोस्तों जब वहाँ पर कोई भी कुछ कहे तो आपको अच्छी तरह से, या कोई कुछ कहना चाहे या कोई भाषण देना चाहे या कुछ भी, या कोई फंक्शन होता है बड़े बड़े हॉलों में, तो वहाँ पर जब माइक की आवाज़ जो है, जिस माइक में आप बोल रहे हो वो आवाज़ गूंजे नहीं, और इसीलिए दोस्तों वहाँ पर जो है पर्दे लगे होते हैं चारों ओर। तो पर्दे इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि दोस्तों जो आवाज़ है वो आपको अच्छी तरह सुनाई दे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये पदार्थ को ध्वनि, ये पदार्थ जो होते हैं दोस्तों जो लगाए जाते हैं दीवारों पर, ये क्या है, ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे प्रतिध्वनि नहीं होती है और मूल ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। आपने देखो दोस्तों, किसी हॉल में ध्वनि स्रोत से निकली ध्वनि जितने समय तक सुनाई देती है उस समय को हम अनुरणन काल कहते हैं। और यदि किसी हॉल का अनुरणन काल 0.8 सेकंड से अधिक है तो उस हॉल में भाषण या ध्वनि को स्पष्ट नहीं सुना जा सकता है। यानी अनुरणन काल का समय भी दोस्तों 0.8 सेकंड होता है, और इससे ज़्यादा होगा तो ध्वनि भी हमें साफ सुनाई नहीं देगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है। अब बात करते हैं दोस्तों अनुरणन काल के बारे में, कि अनुरणन काल जो है वो तो आपने देख लिया होगा दोस्तों, किसे समझ लिया होगा किसे कहते हैं। लेकिन दोस्तों अनुरणन काल को T60 भी कह सकते हैं, यानी कहते हैं क्योंकि यह वह समय है जिसमें ध्वनि की तीव्रता 60 डेसिबल तक घट जाती है। तो T60 क्यों कहते हैं दोस्तों? जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो 60 डेसिबल तक इसमें घट जाती है, इसलिए दोस्तों इसे हम T60 भी कहते हैं, अनुरणन काल को। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ध्वनि के बहुल परावर्तन के बारे में। जो बहुल परावर्तन जो है दोस्तों मल्टी रिफ्रैक्शन और मल्टी इको के सिद्धांत पर आधारित उपकरण हैं, जिनमें दोस्तों पहला है स्टेथोस्कोप, बाजा या तुरही, मेगाफोन या लाउड स्पीकर। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो आज का ये आपका लास्ट टॉपिक था दोस्तों, लास्ट वीडियो थी साउंड एंड वेव से रिलेटेड, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और हर वीडियो को दोस्तों अच्छी तरह से देखना है। जो स्टूडेंट नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, हर वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, समझना है, अपने नोट्स बनाने हैं। सारी वीडियो जितनी वीडियो मैंने डाली हैं, ऐसा नहीं दोस्तों, ध्वनि से ही जितने भी आपके टॉपिक हैं सभी के नोट्स बनाने हैं और उन नोट्सों को रिवाइज करना है, ताकि दोस्तों जब तक आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो आपका प्रिपरेशन जो है दोस्तों अच्छी और बेहतर हो सके। और दोस्तों बात रही इस टेस्ट सीरीज़ की बात, टेस्ट तो आपके चलेंगे ही, जो कि मैं खुद कराऊंगा। ठीक है, पहले हम साइंस कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरी कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।